हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ में सेक्शन 111 से सेक्शन 113 बी तक। ये सेगमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपका पिछला वाला सेगमेंट इम्पॉर्टेंट था। मीन्स ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पार्ट है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो एक भी वीडियो इसकी मत मिस कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। ठीक है। सेक्शन 111 talks about proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence। सबसे पहले तो ये कि एक्टिव कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है। एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कोई एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पर है। ठीक है, कोई एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पर है, हम उसे कहते हैं एक्टिव कॉन्फिडेंस। जैसे कि लॉयर और क्लाइंट के बीच का, ठीक है, रिलेशन, मास्टर और सर्वेंट के बीच का रिलेशन। तो ये वाले जो रिलेशन होते हैं वो हम कहेंगे कि वो एक्टिव कॉन्फिडेंस के रिलेशन होते हैं, जो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है वैसे। सो वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence। यहाँ पर जो burden of proving है कि ये evidence, मतलब कि वो पर्सन जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में था वो गुड फेथ में काम कर रहा था, ये बात उसी पर्सन को प्रूव करनी होगी जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। The good faith of a sale by a client to an attorney is in question in a suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is on the attorney। ठीक है, क्लाइंट और अटॉर्नी के बीच में ये चीज क्वेश्चन में आई, सूट जो है क्लाइंट के द्वारा लाया गया है। अब क्या ये जो सेल हुई थी ये गुड फेथ में हुई थी या नहीं हुई थी, या उसने सिर्फ अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था, तो ये बात उसे प्रूव करनी होगी कि नहीं, उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन से आई होप समझ में आया होगा। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन just come of age to a father is in question in a suit brought by the son। The burden of proving the good faith of the transaction is on the father। ठीक है। अब इस मामले में जो बर्डन ऑफ प्रूफ वो किसके ऊपर है, ट्रांजैक्शन का, वो फादर के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि उन्होंने गुड फेथ में ये जो सेल थी वो गुड फेथ में करी थी। फिर सेक्शन 111A हमें प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन दैट सच पर्सन हैड कमिटेड सच ऑफेंस। जो यहाँ पर ऑफेंसेस बताए गए हैं अंडर ये सबसेक्शन 2, ठीक है, तो ये वाले जो ऑफेंसेस हैं, आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है, कोर्ट ऐसा शैल प्रिज्यूम करेगी कि भाई उसने ऑफेंस कमिट किया है। अब उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ये चीज उसे प्रूव करनी होगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। एनी एरिया डिक्लेयर्ड टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order, or any area in which there has been over a period of more than 1 month, एक month से ज्यादा, extensive disturbance of the public peace का काफी ज्यादा disturbance हो गया, it is shown that such person had been at a place in such area। और ऐसा दिखाया गया कि ये जो पर्सन है, जो डिस्टर्बेंस वगैरह कॉज हुआ है, उस समय वो पर्सन उस प्लेस पर था। ठीक है, इन सच एरिया एट अ टाइम व्हेन फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव वर यूज्ड, जब फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव यूज हुए उस वक्त ये जो पर्सन है ये वहां पर था। at or from the place to attack or resist the members of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties, it shall be presumed unless the contrary is shown that such person had committed the offense। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उस पर्सन ने जो है वो ऑफेंस कमिट किया है, अनलेस हम उसका कॉन्ट्री कुछ दिखा दें। अगर वो पर्सन ये बात प्रूव कर दे कि वो वहां पर नहीं था तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसेक्शन 2 में ये ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है, ये सारे ऑफेंसेस अगर हुए हैं तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, और वो पर्सन वहां पर था भी तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है। मतलब अगर ये चीज दिखा दी गई, इसमें लिखा है ना इट इज शोन, अगर ये चीज दिखा दी गई कि उसने वो वहां पर था, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया।
फिर उसके बाद सेक्शन 112 टॉक्स अबाउट बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो 280 डेज वाला सिस्टम है वो पूछ लिया जाता है। तो देखो क्या है, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज born ड्यूरिंग द continuance ऑफ अ वैलिड मैरिज। फैक्ट क्या है कि कोई पर्सन का जन्म हुआ कब, वैलिड मैरिज जब चल रही थी उसके कॉन्टिन्यूएंस में, वैलिड मैरिज के कॉन्टिन्यूएंस में, बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, ठीक है, और विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन, और 280 दिन के बाद, 280 डेज के बाद, मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, मदर जो है वो अनमैरिड रहती हैं, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा अगर विमेन अनमैरिड रहती है या मदर अनमैरिड रहती है, तो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा दैट that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। यहाँ पे could have been begotten किसके बारे में बात कर रहा है, ये उस चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है। इसमें कहा कि कोई पर्सन अगर बॉर्न हुआ है, मतलब ऐसा फैक्ट है कि कोई पर्सन मैरिज के कॉन्टिन्यूमेंस में बॉर्न हुआ है, ठीक है, बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, और विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन, और जब मैरिज खत्म हो गई उसके विद इन 280 डेज, ठीक है, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, और मदर भी जो है वो अनमैरिड रहती है, तो यही चीज कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगी। कोर्ट अब जो है इरिबोटेबल प्रिजम्पशन हो गया, कोर्ट किसी भी तरीके के कोई भी एविडेंसेस किसी भी इंसान से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एडमिसिबल करेंगे, ये माना जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ का ही वो लेजिटिमेट सन है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी बात कही गई है कि अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं, अगर मैन ये बात प्रूव कर दे कि मेरा इसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप था ही नहीं, ठीक है, अगर वो प्रूव कर दे कि कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था या फिर कोई एक्सेस नहीं था इन दोनों का, नो एक्सेस, तो फिर जो है कहा जाएगा कि नहीं, ऐसा जो है लेजिटिमेट सन वो नहीं है। बट इलेजिटिमेसी अगर इस मैन को प्रूव करनी है तो एविडेंसेस या जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इन्हीं के ऊपर रहेगा, अगर इन्हें इलेजिटिमेसी प्रूव करनी है तो, ठीक है, अगर ये प्रूव करना है कि ये जो सन है वो इलेजिटिमेट है, तो इन्हें प्रूव करना होगा कि कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था और कोई एक्सेस नहीं था इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 113। सेक्शन 113 टॉक्स अबाउट proof of cession of territory. A notification in the Gazette of India that any portion of British territory has, before the commencement of Part 3 of the Government of India Act, has been ceded ceded to any native state, prince or ruler shall be conclusive proof। ये चीज जो है conclusive proof रहने वाली है that a valid cession of such territory took place on at the date mentioned in the notification। तो हम ये मानेंगे कि जो सेशन हुआ है ये जो कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर कंक्लूसिव प्रूफ कब है, जब वो जो डेट है, जो डेट मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, ठीक है, तो हम मानेंगे कि उसी दिन जो है ये सेशन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 113A। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड when the question is whether the commission of a suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband and it is shown that she has committed suicide within period of 7 years। देखो क्वेश्चन क्या है कि क्या कमीशन ऑफ जो कमीशन ऑफ सुसाइड हुआ है, जो वुमेन ने सुसाइड कमिट की है वो उसके हस्बैंड ने एबेट करी है, उसके हस्बैंड ने उसको उकसाया है, या उस किसी हस्बैंड के रिलेटिव ने उसे उकसाया है, और ये चीज शो करी, मतलब ये चीज दिखा दी गई है कि उसने जो सुसाइड कमिट करी है ये विद इन 7 years करी है,
विद इन द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज करी है, ठीक है। शादी के 7 साल के अंदर अंदर उसने जो है ये सुसाइड कमिट करी है, ठीक। एंड दैट हर हस्बैंड ऑफ सच और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रूअल्टी, और जो है इन दोनों ने, मतलब या तो हस्बैंड ने या तो उनके रिलेटिव ने उसके ऊपर क्रूअल्टी भी करी, तो कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट यहाँ पर कैसा प्रिजम्पशन लेगा, में प्रिज्यूम करेगा, having regard to all other circumstances of the case that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband। तो अगर कोई भी विमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अगर सुसाइड कमिट करती है, तो कोर्ट इसको मे प्रिज्यूम करेगी। मे प्रिज्यूम का मतलब है रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। कोर्ट इस चीज को मे प्रिज्यूम करेगी कि भाई जो उसको क्रूअलिटी से वो सब्जेक्टेड थी, ठीक है, चाहे वो उसके हस्बैंड के द्वारा हो, चाहे वो उसके हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा हो, ठीक है। यहाँ पर तो कॉमन सी बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहने वाला है, बर्डन ऑफ प्रूफ या हस्बैंड के ऊपर रहेगा या हस्बैंड की फैमिली के ऊपर रहेगा जिसने भी उसको अबेट किया है या जिसके ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा कि आप प्रूव करें कि उसकी जो मतलब वुमेन की जो डेथ हुई है या वुमेन ने जो सुसाइड कमिट किया है वो आपकी वजह से नहीं है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन cruelty shall have the same meaning as in section 498A of the Indian Penal Code। क्रूअल्टी का हम यहाँ पे वही मतलब समझेंगे जो सेक्शन 498A आईपीसी में बताया गया है, ये एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया। अब सेक्शन 113B डाउरी डेथ के बारे में बात करता है, ठीक है। When the question is whether a person has committed the dowry death of a person, sorry, of a woman, and it is shown that soon before her death such woman had been subjected। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि डाउरी डेथ को, तो देखो डाउरी डेथ वही है जो सेक्शन 304 आईपीसी में दिया गया है। अगर डाउरी डेथ किसी वुमेन की हुई है तो इसके एसेंशियल्स क्या है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज होना चाहिए, ठीक है, उसके हस्बैंड के द्वारा होना चाहिए, मतलब हस्बैंड या रिलेटिव्स के वजह से ऐसा होना चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर कोई क्रूरटी की हो तो हुआ हो ऐसा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ये जो डाउरी डेथ है, अगर उसकी डेथ डाउरी की वजह से हुई है तो सून बिफोर हर डेथ जो है उसको वो सब्जेक्ट होनी चाहिए बाय टू क्रूरटी और हैरेसमेंट किसी भी तरीके का, और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड टू डाउरी, और या फिर कोई कनेक्शन होना चाहिए डाउरी से रिलेटेड। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी दैट सच पर्सन हैज हैड कॉज्ड द डाउरी डेथ, कि उस पर्सन ने डाउरी डेथ कॉज करी है। एक्सप्लेनेशन वही है सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। अब यहाँ पर कोर्ट अगर शैल प्रिज्यूम कर रही है कि हाँ उस पर्सन ने डाउरी डेथ कमिट करी है, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर्सन के ऊपर है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर्सन के ऊपर है कि ये बताएं कि इन्होंने कॉज नहीं करी है उसकी डाउरी डेथ, ठीक है, कि इन्होंने डाउरी डेथ उसकी कॉज नहीं करी है। तो यहाँ तक हमारे जो है सेक्शंस, आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।